हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ लेखन कार्य, जिसको लेकर बहुत सारे डाउट आप सभी के मन में ये होते हैं कि इनको किस तरीके से लिखा जाए, इनके इनमें जो चीज़ें रहेंगी इनको हम कैसे करेंगे, इनका क्या तरीका है। तो पूरे तरीके से आज मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाली हूँ। लेखन कार्य के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिनमें हमारे पास अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, संदेश लेखन, आपका विज्ञापन लेखन, स्ववृत्त लेखन, ईमेल लेखन, सूचना लेखन, बहुत सारे लेखन कार्य आते हैं। तो ये जो मैं लेखन कार्य लेकर आई हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके लेखन कार्य को लिखने में। देखिए, टॉपिक तो बहुत तरीके से आ सकते हैं, लेकिन उनमें हमें किस तरीके से लिखना है, क्या लेकर आना है, ये समझना आपके लिए पहले ज़रूरी होता है। लेखन कार्य का सबसे पहला वीडियो में जो लेकर आई हूँ वो है अनुच्छेद लेखन। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन सभी क्लासेस में आता है, 9, 10, पहले तो 12th में भी आता था, अब नहीं आता, लेकिन अब उनका स्वरूप बदल गया है नए और अप्रत्याशित लेखन में, लेकिन इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता स्वरूप है। घबराने की बात नहीं है, वो भी लेकर आऊंगी। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि अनुच्छेद लेखन आपके 6, 7, 8 से लेकर 10th तक में आता है। निबंध लेखन से बहुत कुछ मिलता हुआ है, लेकिन उससे अलग भी है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या है अनुच्छेद लेखन। सबसे पहले ये समझेंगे, फिर है ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उसको लिखते समय हमें क्या क्या बातें याद रखनी पड़ती हैं। फिर देखेंगे अनुच्छेद लेखन का प्रारूप, यानी कि एक ढांचा। सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि कहाँ पर हमें क्या चीजें मेंशन करनी होती। हम्म? फिर आते हैं समझिए। जितनी चीजें हमने आपको कराई वो आपको समझने के लिए मैं फिर से एक बार उसे रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? क्या है अनुच्छेद लेखन? अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जाता है। मैंने कहा था ना, निबंध से मिलता जुलता है, लेकिन निबंध बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़े अक्षरों में, कम से कम 250-300 वर्ड्स का, और बड़ी क्लासेस में तो 500-500, 800-800 वर्ड्स का लिखा जाता था। लेकिन अब वो रूप बदल दिया गया, इतना टाइम नहीं लिखने देने के लिए उन्होंने उसी विधा को छोटा कर दिया है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लघु निबंध। इसमें सीमित शब्दों का प्रयोग सुगठित एवं समग्र दृष्टि से किया जाता है। बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि जब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उसके साथ वर्ड लिमिट्स दी जा रही हैं कि आपको 80 to 100 है या 50 to 80 वर्ड्स है, कितने वर्ड्स में आपको अनुच्छेद लेखन करना है। उतने ही वर्ड के अंदर आपको टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी देनी होती है। मतलब पूरे सही शब्दों में, सही वाक्यों में उसे बांध कर पहले सोचना है, फिर उसे लिखना है। शब्द संख्या सीमित होने के कारण लिखते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, शब्द संख्या पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत कंपलसरी होता है, इसलिए जो छोटी क्लासेस हैं मैं उनसे कहूंगी कि वो हमेशा वर्ड लिमिट के अंदर अपने आप को रखने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे आपकी वो आदत बन जाएगी बोर्ड एग्जाम्स तक आते आते। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ में प्रस्तुत विषय को सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। तो समझ में आया? जो हम लोग अब इसमें फर्क क्या है? निबंध में क्या है, हम हर एक जो भी हमें हेडिंग्स देनी होती हैं, जो भी चीजें हमें लिखनी होती हैं, उसके लिए हम एक एक पैराग्राफ लिखते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन में हमें एक ही पैराग्राफ के अंदर पूरे टॉपिक को दे देना होता है। समझ में आया? इसके अतिरिक्त निबंध की तरह भूमिका, मध्यभाग एवं उपसंहार जैसा विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद जो हम निबंध लिखते हैं ना, उसमें हम पहले प्रारंभ भूमिका लिखते हैं, प्रारंभ हो गया, मध्य भाग हो गया और फिर उपसंहार हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि अनुच्छेद लेखन में हमेशा हमारे पास कुछ संकेत बिंदु दिए रहते हैं और उन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें अनुच्छेद लिखना होता है। इसलिए हम निबंध की तरह इन्हें इन 3 भागों में हम अनुच्छेद को नहीं बांटते हैं।
अब है अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। तो आपको समझ में आ गया कि निबंध और अनुच्छेद में क्या फर्क है। सबसे बड़ा फर्क ये जानकर रखिए कि वो है वर्ड लिमिट का अंतर। जहां निबंध 200, 250, 300 वर्ड्स में लिखा जाता है, वही अनुच्छेद विद इन 100 वर्ड्स यानी कि 50 to 80, 80 to 100 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। तो ये एक तरीके से छोटा हो गया। दूसरी चीज, हम जहां निबंध के लिए अलग अलग पैराग्राफ लेते हैं, वही अनुच्छेद के लिए एक ही पैराग्राफ में हमें सब कुछ डिस्क्राइब करना हो। अब नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। जब हम अनुच्छेद लेखन करते हैं तो कुछ बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो बातें क्या हैं? यदि परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं तो सबसे पहले उन बिंदुओं को समझ लेना चाहिए और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर विषय को स्पष्ट करना चाहिए। ये याद रखिए कि आपके एग्जाम में हमेशा, अगर तो हम छोटी क्लासेस में हम बोलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि उनमें संकेत बिंदु नहीं दिए रहते, लेकिन बड़ी क्लासेस यानी कि 9th और 10th क्लास में आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको जो भी शीर्षक दिया गया है उसके साथ संकेत बिंदु अवश्य दिए जाएंगे। तो उन संकेत बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है और उन्हीं संकेत बिंदु जैसे आपके सामने दिया, तो पहले आप उन संकेत बिंदुओं को अच्छे से समझिए और उसके अंदर क्या क्या लिखना है उसका एक छोटा सा खांचा जो है, एकदम छोटी सी चीज अपने दिमाग में बना लीजिए कि इस संकेत बिंदु के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है। आवश्यकता होने पर उनकी ओर संकेत कर देना पर्याप्त है। यानी कि जैसे कि हम लोग निबंध लिखते थे तो हम उसके लिए कोई उदाहरण दे देते थे, कभी कभी कोई एक लघु कथा भी लिख देते थे, कोई मुहावरा दे देते थे, कोई वक्तव्य दे देते थे, कोई घटना घटी वो दे देते थे। लेकिन अनुच्छेद में वर्ड लिमिट होने के कारण ये सारी चीजें हम नहीं लिखते। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा इस चीज की आवश्यकता है तो आप मेंशन करेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई घटना पर आप लिख रहे हो अनुच्छेद और उससे संबंधित कोई पुरानी घटना है, तो आप सिर्फ उसका संकेत दे सकते हो, उसे विस्तार रूप से नहीं लिख सकते, क्योंकि उसको लिखने में आपके पास समय भी कम है और वर्ड लिमिट्स भी कम है। अनुच्छेद लेखन के विषय को इस प्रकार लिखना चाहिए कि संपूर्ण विषय छोटे एवं अर्थवान वाक्यों के साथ 120 शब्दों में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे दिया, अनुच्छेद लेखन में जो कोई भी विषय आपको लिखना है वो छोटे और अर्थवान वाक्य, मतलब बहुत ही छोटे छोटे वाक्य लीजिए और जितना आप वाक्य छोटे ले रहे हो उनमें आपका पूरा अर्थ व्यक्त हो जाना चाहिए। कितने शब्दों में? 120 शब्दों में यहाँ लिखा है, लेकिन ये चीज आपके लिए जो है वो मायने रखती है जो आपके एग्जाम में वर्ड लिमिट दी जाती है। जैसे मैंने बोला 80 to 100 वर्ड हो सकता है, 50 to 80 वर्ड्स हो सकता है, 100 to 120 वर्ड्स हो सकता है। तो इनके बीच में ही आपको लिखना होता है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको कितने वर्ड्स आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। आगे है, विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के उपरांत महत्वपूर्ण पक्षों का चुनाव करके उनकी चर्चा करनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी विषय दिया है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें याद आ रही है, तो सारी चीजें आप नहीं लिखोगे। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि ये हमें मेंशन कर देना चाहिए, तो उनको आप सेलेक्ट करो और उनको लिख दो। कभी कभी क्या होता है ना, हमने कोई टॉपिक हमें बहुत अच्छा लगता है और वही टॉपिक इत्तेफाकन हमसे एग्जाम में पूछ लिया, तो उसके बारे में जब हम ज्यादा नॉलेज रखते हैं तो उसके फैक्ट्स भी हम ज्यादा जानते हैं और उसके बारे में भी ज्यादा जानते हैं, तो हम सारी चीजें मेंशन नहीं कर सकते। और अगर आपने मेंशन करने की कोशिश करी तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, एकदम खिचड़ी नुमा चीज तैयार होगी। तो इसलिए कुछ ही चीजों, कुछ ही टॉपिक को चयन कीजिए और उन्हीं को लिखिए। विषय की प्रस्तुति प्रभावपूर्ण, कलात्मक तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। आप जितने भी शब्द लोगे उनमें आपकी बात पूरे प्रभाव से व्यक्त हो, ये पद आपका होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने भाषा की सुंदरता के चक्कर में जो है कि बहुत सुंदर भाषा बनानी है, बहुत सुंदर भाषा बनानी है, लेकिन उस भाषा को सुंदर बनाने के चक्कर में उसका अर्थ और प्रभाव दोनों खो गए। तो प्रभाव का तात्पर्य होता है कि जब एग्जामिनर आपका अनुच्छेद पढ़े तो उस पर इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, वो इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाए। और क्या है, कलात्मक होना चाहिए, यानी कि शब्द बहुत अच्छे तरीके से चयन कीजिए और संक्षिप्त, छोटा होना चाहिए। ऐसा ना हो लिखने के बहाव में आप बहुत लंबा लिख जाए। विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। जैसे कि बोला गया कि अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु दिए रहते हैं, तो वो आपको सारा ध्यान रखना है कि जो संकेत बिंदु दिए हैं वो सब कुछ समाहित होने चाहिए,
वो सारे पॉइंट्स आपके अनुच्छेद में मेंशन होने चाहिए। और सपोज मान लीजिए कि आपके पास संकेत बिंदु नहीं दिए हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में जो शीर्षक है उसको अच्छे से पढ़ के और वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है। सारे उसके पॉजिटिव नेगेटिव वे दोनों चीजें आप बताएंगे। अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए तथा विषय से संबंधित प्राप्त होने वाले संदेश आदि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। तो जब हम पूरा लिख लेंगे तो लिखने के बाद एंड में हमें निष्कर्ष यानी कि 2 लाइन जो देनी होती है वो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है कि हमने इस पूरे विषय में क्या कंक्लूजन निकाला है। और अगर उस विषय पर आप कोई संदेश दे सकते हो तो भी ये सारी चीजें आप एकदम एंड में 2 से 3 लाइन में निष्कर्ष के रूप में मेंशन करेंगे। तो निष्कर्ष बेसिकली क्या होता है, वो कंक्लूजन यानी कि हमने जो चीजें सोची हैं, जो समझी हैं, उसके हिसाब से हम लिख देते हैं। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है तथा भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। तो जब अनुच्छेद में हम मुहावरे और लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ती हैं और भाव को भी पूरी तरह अभिव्यक्त करती हैं। यानी कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो लोगों तक बहुत ही अच्छे ढंग से पहुंच जाती है और भाषा भी कलात्मक लगती है और पढ़ने में प्रभाव भी छोड़ती है। इसलिए जहां जहां कहीं मेंशन हो वहां पर आप वाक्यांश, मुहावरे, आप क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, लोकोक्तियां हैं, इन सभी का इस्तेमाल करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के चक्कर में भाषा बिगड़ जाए, वो आप मत करना। चलिए अब देखते हैं, अब इसका एक रूप देखना शुरू करते हैं। क्या दिया है, अनुच्छेद लेखन का प्रारूप। देखिए आपको जितने टॉपिक के हमने बताए थे वहां तक हमारे हो गए हैं लगभग। अब हम प्रारूप पे आ गए। अब हम समझेंगे यहाँ पर प्रारूप का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट बनाना। जैसे कहते हैं ना, इमारत शुरू करने से पहले हम एक नक्शा बना लेते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे घर बनता है तो यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ डाइनिंग रूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ स्टोर रूम होगा। तो ये सारा एक हम नक्शा तैयार करते हैं ना, तो उसी तरीके से हम अब नक्शा देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन में को हम किस तरीके से करते हैं। हाँ? तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न दिया जाता है। अनुच्छेद लेखन में एक आपको प्रश्न आता है ना, तो यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। अब प्रश्न क्या है, जीवन संघर्ष है या स्वप्न। ये हमारा क्या है, शीर्षक है, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो अनुच्छेद हमको लिखने के लिए दिया गया है वो टॉपिक है। क्या टॉपिक, जीवन संघर्ष है, स्वप्न नहीं। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए जब आपके पास एग्जाम में आएगा ना तो 2-3 ऑप्शन ऑलरेडी रहेंगे, ठीक है। तो उसको मत घबराइएगा कि नहीं एक ही रहेगा। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ एक, कहते हैं ना कि अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा जाता है, मैं आपको ये समझा रही हूँ। अब उनके साथ संकेत बिंदु भी दिए रहेंगे। संकेत बिंदु क्या है, जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। दूसरा है जीवन गतिशील एवं बाधाओं से पूर्ण है। तीसरा है स्वप्न असत्य है जबकि जीवन सत्य है। तो ये 3 जो संकेत बिंदु दिए हैं, इन्हीं के हिसाब से आपको अपना पूरा अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं मेन काम, यानी कि अनुच्छेद हम लिखते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो सबसे पहले हमें शीर्षक लिखना होता है। ध्यान रखिए एग्जामिनेशन कॉपी में, एग्जाम पेपर में क्या होता है कि 4-5 ऑप्शंस हमारे पास दिए रहते हैं, है ना, 4-5 ऑप्शंस दिए रहते हैं। हम कह रहे हैं मान लो 3 ही ऑप्शन दिए हैं, तो आप कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो ये लिखना जरूरी होता है। इसलिए जहां पर भी शुरू करो फ्रेश पेज लो। हमेशा ये नहीं कि आपने जहां क्वेश्चन आंसर्स खत्म किए उसी के नीचे से शुरू कर दिया, ऐसा काम नहीं करना। एक नया पेज लो, नए पेज में ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग डालोगे आप, जो भी शीर्षक आप ले रहे हो। हमने शीर्षक लिख दिया जीवन संघर्ष है, स्वप्न नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो हमारे पास संकेत बिंदु दिए हैं, इन्हें एज अ हेडिंग हम अनुच्छेद में कभी इस्तेमाल नहीं करते। जैसे निबंध में हम ना हेडिंग्स डालते हैं ना, इसमें किसी तरह की कोई हेडिंग नहीं पड़ती, क्योंकि अनुच्छेद लेखन अर्थात है पैराग्राफ राइटिंग, और पैराग्राफ राइटिंग में हम कभी भी कोई भी हेडिंग मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। शीर्षक लिखने के बाद अब जो ये टॉपिक हमारे पास दिया गया है इसका परिचय हम देंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। जबकि यहाँ संकेत बिंदु आप देखेंगे जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला जो ये टॉपिक है ये हम यहाँ पर कवर कर लेंगे परिचय में,
ठीक, क्या दिया है? मनुष्य का जीवन वास्तव में सुख दुख, आशा निराशा, खुशी दर्द आदि का मिश्रण है। यह ना तो केवल फूलों की सेज है, ना ही कांटों का ताज। वस्तुतः जीवन एक अनवरत संघर्ष का नाम है। तो समझ में आया ना? तो जो ये टॉपिक था हमारे पास, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है, ये टॉपिक हमने ये परिचय में कवर अप कर लिया। पहला संकेत बिंदु कवर हो गया। दूसरे संकेत बिंदु में आते हैं, जीवन गतिशील एवं बाधाओं से पूर्ण है। अब ये दूसरा टॉपिक, तो वो हम कहां से लेना शुरू करेंगे? विषय वस्तु में। विषय वस्तु में हम थोड़ा सा चाहें तो पहला वाला टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं, जो पहला संकेत बिंदु है ना, उसे भी मेंशन कर सकते हैं। जीवन की तुलना एक प्रवाहमान नदी से की जा सकती है। जिस प्रकार एक सरिता अविरल बहती रहती है, समुद्र में लहरें सदा गतिशील रहती हैं, वायु एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती, सूर्य चंद्रमा तारे सभी अपने अपने नियत समय पर उदित एवं अस्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन की गति भी अविरल है। समय के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रबल मानवीय लालसा ही जीवन है। तो समझ में आया? आपको जो दूसरा टॉपिक दिया जा रहा है हम उसी चल रहे हैं। हमने पहला टॉपिक क्या था? जीवन गतिशील है। हमने गतिशील यहां तक एक्सप्लेन कर दिया। अभी तक जो मैंने पढ़ा वहां पर हमने गतिशील, गतिशील का मतलब है हमेशा चलता रहता है। जैसे सूर्य चंद्रमा नदी सब अपनी अपनी गति में हमेशा चलते रहते हैं, रुकते नहीं, उसी तरह जीवन भी अनवरत है, हमेशा चलता रहता है। तो दूसरे संकेत बिंदु का आधा पार्ट हमने अभी तक विषय वस्तु में कवर कर लिया। अब आते हैं उसके आगे वाला पार्ट। इस अविरत गति से प्रवाहमान जीवन में अनेक ऊंचे नीचे रास्ते आते हैं, अनेक बाधाएं आती हैं। इतनी बाधाओं से संघर्ष करते हुए जीवन आगे बढ़ता रहता है। तो अब गतिशीलता के बाद क्या था? बाधाएं। तो अब हम उन्हीं बाधाओं के बारे में बात कर रहे हैं। यही कर्म, यही सत्य है। जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराकर रुक जाने वाला या पीछे हट जाने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जीवन सत्य है जबकि स्वप्न असत्य। अब देखिए यहां जीवन सत्य है, यहां से हमने अपना तीसरा संकेत बिंदु स्टार्ट कर दिया। क्या? स्वप्न असत्य है जबकि जीवन सत्य है। ठीक है, ये देखिए यहां से शुरू किया ना। स्वप्न काल्पनिक है, अयथार्थ है। अथार्थ मतलब होता है जो आपका रियल नहीं है। स्वप्न का महत्व केवल वहीं तक है जहां तक वह मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने में प्रेरक है, यानी कि उस स्वप्न से हमें जब तक प्रेरणा मिल रही है। मनुष्य स्वप्न के माध्यम से ही ऐसी कल्पनाएं करता है जो अयथार्थ होती हैं, लेकिन उस काल्पनिक लोक को वह अपने परिश्रम, उमंग एवं वृद्ध शक्ति से यथार्थ में वास्तविकता में परिवर्तित कर सकता है। तो समझ में आया कि स्वप्न असत्य है, जीवन सत्य है। अब विषय वस्तु का आखिरी पार्ट बचा है। वास्तविक जीवन एक कर्तव्य पथ है जिसके मार्ग में अनेक शूल बिखरे, शूल मतलब कांटे बिखरे, लेकिन मनुष्य की इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प उन बाधाओं और कांटों की परवाह नहीं करता और उन्हें रौंद कर आगे निकल जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा जो संकेत बिंदु का पहला पार्ट था वो हमने परिचय में कवर किया, जो संकेत बिंदु का पहला था। 2 पार्ट हमने किसमें? विषय वस्तु में कवर किए, हो गए। अब तीसरा जो मतलब तीनों हमने कवर कर लिए। अब एंड में हमने बोला था कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष हमारा देना जरूरी होता है और उसमें हम अपनी विचारधारा रखते हैं। तो यहां पर उसको हम बोलते हैं निष्कर्ष। क्या दिया है? जीवन संघर्ष की लंबी साधना है। यह संघर्ष तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य के शरीर में सांस चलती है। संघर्ष से बचा नहीं जा सकता है। तो ये हम आखिरी में ये चीज निष्कर्ष के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये तीनों ही हमने संकेत बिंदु एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से लिए। अच्छा, एक चीज आपने और ध्यान करी कि जब हम एक संकेत बिंदु से दूसरे संकेत बिंदु में जा रहे हैं तो उसमें प्रवाह महत्ता बनी हुई है। प्रवाह महत्ता क्या होती है कि ऐसा नहीं कि ऐसा लगे कि यहां खत्म और यहां शुरू, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कनेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। कनेक्टिंग लाइन से क्या होता है कि थोड़ा प्रभाव अच्छा पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे कि हम दूसरे संकेत बिंदु से जब तीसरे संकेत बिंदु की ओर जा रहे थे तो यहाँ पर हमें कहीं अधूरापन नहीं लगा, हमें टूटती हुई सी कोई चीज महसूस नहीं हुई। जैसे यहाँ है, पीछे हट जाने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन सत्य है जबकि स्वप्न असत्य है, और स्वप्न काल्पनिक है।
तो ये चीजें देखिए, हमने एक लाइन आप ऐसी दोगे कि वो पहले संकेत बिंदु से दूसरे संकेत बिंदु को जोड़ती हुई सी प्रतीत। तो ये तो हमने बता दिया आपको अनुच्छेद लेखन का प्रारूप। लिखते कैसे हैं हमने ये बताया, ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें जो मेन आपको ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट्स ध्यान रखनी है। जो वर्ड लिमिट दी गई है उसी के अंदर आप काम करोगे। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि जो संकेत बिंदु दिए हैं वो तीनों ही पूरी तरीके से इसमें कवर होने चाहिए। तो सबसे पहले आप शीर्षक दोगे, शीर्षक में आप टॉपिक लिखेंगे, जो भी आप टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद परिचय, परिचय में आपका पहला संकेत बिंदु जो है वो मेंशन हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं विषय वस्तु, विषय वस्तु में हमारा दूसरा जो है वो संकेत बिंदु मेंशन हो जाना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं तीसरा, भी उसी में हम मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने तीसरा मेंशन किया ना, तो ये जो तीसरा वाला संकेत बिंदु है ये भी हम किसमें, विषय वस्तु के अंदर ही लेंगे। फिर उसके बाद एंड में हम निष्कर्ष निकालते हैं जिसमें हमारी अपनी जो है सोच सम्मिलित होती है। ठीक, अब समझिए, अब आपको हम समझने के लिए क्या बोलेंगे कि शीर्षक कैसा होना चाहिए, परिचय कैसा होना चाहिए, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, ये समझना जरूरी है। जैसे दीजिए शीर्षक, शीर्षक में क्या होना चाहिए, प्रश्न के अनुसार छोटा व उचित शीर्षक लिखें। अगर मान लीजिए कभी कभी संकेत बिंदु, ये बहुत पहले का ट्रेंड है, अभी तो ये नहीं चलता है, कि कभी कभी आपको संकेत बिंदु दे देते हैं और आपसे बोलते हैं कि आप शीर्षक खुद लिखिए। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या रहेगा, आप शीर्षक हमेशा टॉपिक के अकॉर्डिंग छोटा सा ही लेंगे। नेक्स्ट आते हैं परिचय। इसके अंतर्गत पाठक की रोचकता व रुचि को बनाए रखने के लिए प्रभाव व आकर्षक पंक्तियों यहाँ लिखी जानी चाहिए। यह टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्न, विवरण आदि से संबंधित हो सकती हैं। तो ये आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आप कैसा टॉपिक चूज कर रहे हो। उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आप जब परिचय लिखोगे, तो जैसे मैंने बोला कि आप पहला संकेत बिंदु उसमें मेंशन कर सकते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका जो अनुच्छेद है वो शुरू होगा। तो अनुच्छेद हमेशा ऐसे शब्दों के साथ शुरू करना कि जो पाठक है वो बंध के रह जाए, आगे पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो ऐसा लिखने के लिए आपको वर्डिंग हमेशा बहुत स्ट्रांग लेनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आते हैं विषय वस्तु। इसके अंतर्गत अनुच्छेद का मुख्य भाग आता है। इसमें मुख्य पक्ष के कारण, प्रभाव, भेद, गुण, दोष आदि का उल्लेख होता है। यहाँ जीवन संघर्ष स्थान नहीं, अनुच्छेद में जीवन के प्रवाह, उसमें आने वाली बाधाएं और उसकी यथार्थकता आदि के प्रभाव को बताया गया है। तो समझ में आया आपको क्या है कि विषय वस्तु में हम हमेशा 2 संकेत बिंदु मेंशन कर लेंगे। इससे क्या होगा, पूरा हमारा अनुच्छेद कवर अप हो जाएगा, जिसमें हमें प्रभाव बताना है, हानि बतानी है, लाभ बताने हैं, कारण बतानी है। जो कोई भी चीज है उसके हिसाब से उसके सारे पक्षों को, विपक्षों को हमें पेश कर देना है विषय वस्तु के अंदर। फिर आते हैं आखिर में निष्कर्ष। यहाँ लेखक अपना दृष्टिकोण, सुझाव, आलोचना आदि प्रस्तुत करता है। यहाँ जीवन एक संघर्ष दृष्टिकोण सुझाव दिया गया है। तो जैसे कि हमने बताया कि हम हमेशा निष्कर्ष में अपना दृष्टिकोण अर्थात अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि हम इस के बारे में क्या सोचते हैं या हम दूसरों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सुझाव भी दे सकते हैं, आलोचना भी दे सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं, और अगर कोई संदेश है तो वो भी दे सकते हैं। तो निष्कर्ष हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर खत्म हो गया आपका अनुच्छेद। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं अनुच्छेद में आपको क्या समझाना चाह रही थी। तो हमेशा जब भी अब अनुच्छेद लिखेगा तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं रहेगा कि कौन सा जो संकेत बिंदु है वो हमें कहाँ मेंशन करना है। ये चीज मैंने क्लियर इसमें मेंशन कर दी है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, कोई भी टॉपिक हो उसे आप अच्छे से लिख सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में बहुत रहता है कि मैम कभी कभी टॉपिक ऐसे आते हैं कि जिनके बारे में हम नहीं जानते। देखिए, संसार में विषयों की कमी नहीं है और विषयों के भी उपविषय होते हैं। तो उसके लिए कोशिश करिए कि भाई देखिए, सिर्फ एग्जाम्स के दौरान ही नहीं, हमेशा एक हैबिट डालिए जिसमें आपका न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, न्यूज़ देखना, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपके अंदर जो पढ़ने की हैबिट है और जो करंट अफेयर से टच में आप रहोगे तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी और हर टॉपिक के बारे में आप समझोगे, जानोगे और उसे डिटेल में लिख भी पाओगे। तो ये चीज़ें कोई 1 साल में या 1 महीने के अंदर नहीं आती हैं। तो आपके पास अभी भी बहुत वक्त है कि आप ये सारी आदतें अपने अंदर डालिए ताकि आप
हर एक टॉपिक के बारे में देख समझ सके और उसके बारे में अच्छे से लिख सके। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग लेखन कार्य से संबंधित हमारे पास में और वीडियोस हैं। तो हमेशा आपके लिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि जो कुछ भी चीज़ लाऊं वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो, आप अच्छे से समझ सकें। जैसे ये रहा अनुच्छेद लेखन, और आगे भी लेखन कार्य संबंधी ऐसे ही और बहुत से वीडियोस लेकर आऊंगी। थैंक यू। बाय बाय।